हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी, और कुछ क्वेश्चंस भी। एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमने किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो सॉल्वेंट है वो 100% ना तो वेपराइज होगा ना 100% फ्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो वेपराइज होगा और जैसे जैसे वो फ्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। राइट, कितनी आइस बनेगी, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लेट्स से ये एक कंटेनर है जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे आप कह सकते हो ह्यूमन स्किन जो होती है हमारी, वो भी एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट, जिसके थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। स्वेटिंग होती है, वो H2O मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हमारी ह्यूमन स्किन जो होती है, एनिमल की जो स्किन होती है, वो आप कह सकते हो एक तरह से SPM की तरह होती है। अगेन क्वेश्चन ये आता है कि SPM के थ्रू कौन पास हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो एक कॉमन जो थॉट हम यूज करते हैं कि हाँ, SPM में भी कुछ पोर्स होंगे, जिन मॉलिक्यूल की साइज उन पोर्ट साइज से कम होगी वो इसके थ्रू पास हो जाएंगे, जिनकी साइज से बड़ी होगी वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्टली सही भी है, यूज भी कर सकते हो आप। हाँ, बट ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ी साइज का मॉलिक्यूल पास हो जाता है लेकिन उससे छोटी साइज का जो मॉलिक्यूल होता है वो पास नहीं हो पाता है। यानी स्टिल टिल डेट भी हमारे पास ये अभी भी सही तरह से हमें नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल SPM के थ्रू पास होगा, कौन सा नहीं होगा। खैर, ये एडवांस लेवल की बातें मैंने कर ली, अदरवाइज सिंपल था। यहां पर हम सोचें तो इन केस ऑफ ऑस्मोसिस की मैं बात करूं तो जो भी सॉल्वेंट है, आप ये कह सकते हो वो इसके थ्रू पास होगा। जो भी सॉल्वेंट है वो इसके थ्रू पास होगा, कोई भी सॉल्यूट इसके थ्रू पास नहीं होगा। अब उसकी साइज से कंपेयर नहीं करना आपको कि सर H2O पास हो रहा है तो H+ तो हो ही जाएगा, नहीं। सॉल्वेंट जो भी, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो केवल वाटर पास होगा इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, और कोई इसके थ्रू पास नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखना। नाउ अब हमने क्या किया, ये एक SPM है, ठीक है। इस तरफ हमने क्या किया, कोई भी सॉल्वेंट फिल कर दिया, लेट्स से वाटर फिल कर दिया, और यहां पर इसी सॉल्वेंट का कोई सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और अब यहां पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चेंजेस यहां पर हो रहे हैं। ये SPM है, इन दोनों के बीच में इनिशियली दोनों तरफ का लेवल इक्वल था, दोनों तरफ का लेवल इक्वल था, लेकिन हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये लेवल कम होता है और ये लेवल बढ़ता है। ये लेवल कम होता है और ये लेवल बढ़ता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से किस तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन साइड की ओर। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन की ओर, क्योंकि तभी ये लेवल कम होगा और ये लेवल बढ़ेगा। और ये अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस तरफ सॉल्वेंट बढ़ गया, इस तरफ सॉल्यूशन बढ़ गया, और अब हम देख रहे हैं कि इधर का लेवल कम हो रहा है, इधर का लेवल बढ़ रहा है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules from solvent to solution side or from a solution
at lower concentration to a higher concentration is called osmosis. Is called osmosis. यानी जरूरी नहीं कि एक तरफ सॉल्वेंट हो दूसरी तरफ सॉल्यूशन हो. एक और ऑप्शन यहाँ आ सकता है कि दोनों तरफ कोई सॉल्यूशन, दोनों ही तरफ कोई सॉल्यूशन है जिनके बीच में एक एसपीएम लगी हुई है. हाँ, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. C2 इज ग्रेटर देन C1, तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा. यानी इस तरफ का लेवल बढ़ेगा, इस तरफ का लेवल जो है वो कम होगा. इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. राइट. ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है. सेल्स के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है, बाहर भी होता है. डिपेंडिंग अपॉन किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल्स जो है ऐसा हो सकता है कि बाहर से सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करे या अंदर से बाहर की तरफ मूव कर सकता है. तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी जो बाउंड्री होती है वो भी एसपीएम की तरह ही होती है. इवन समटाइम्स हम इस तरह के एग्जांपल्स भी यूज करते हैं कि किसी लेट से मैंगो जो है, अगर आप एक मैंगो को पानी में रख देते हो तो वो मैंगो जो है वो स्वेल कर जाता है. लेकिन उसी मैंगो को अगर आप NaCl के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दो तो मैंगो जो है वो श्रिंक कर जाता है, क्योंकि उस केस में मैंगो के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है. क्योंकि बाहर जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो मैंगो जो है, मैंगो के अंदर जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है. तो इस तरह के कुछ, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ सॉल्वेंट मूव करता है. कहाँ मूव करेगा? डेफिनेटली जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां मूव करता है. तो ये तो बात हुई ऑस्मोसिस क्या होता है, वो मैंने आपको बताया. व्हाट इज ऑस्मोसिस? राइट. स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे ना. अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर. व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब हमने क्या किया, दोनों तरफ का लेवल इक्वल रख के इधर सॉल्वेंट फिल कर दिया और इधर कोई सॉल्यूशन भर दिया. अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लेवल कम हो रहा है, यहां से लेवल ऊपर हो रहा है. तो हमने यहां पर एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया, एक छोटा सा पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन पर हमने इतना प्रेशर लगाया मिनिमम, जिससे ये लेवल मूव ना हो. मिनिमम प्रेशर लगाया जिससे ये लेवल मूव ना हो. अगर ये लेवल मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर नहीं आ रहे. अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है. तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर यहां लगाना पड़ता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर यहां लगाना पड़ता है, दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर की. minimum pressure required to stop the flow of solvent molecules from solvent to solution side is called osmotic pressure. और इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. यस, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में एक तरफ सॉल्वेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए. अब जो प्रेशर हम यहाँ लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. दोनों तरफ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक तरफ सॉल्वेंट और दूसरी तरफ सॉल्यूशन. तो ये इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, जो भी प्रेशर आप यहाँ पर लगा रहे हो. तो एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करने का तरीका अलग है, कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा. इस तरह से नहीं किया जाता एक्सपेरिमेंटली, उसका तरीका भी हम डिस्कस करेंगे. हाँ, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, क्या होगा अगर इससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो? कम लगाएंगे तो डेफिनेटली अभी भी सॉल्वेंट इधर जाएगा, ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा लगाने पर प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ से किस तरफ मूव करने लगते हैं? सॉल्वेंट की तरफ. यानी
रिवर्स ऑस्मोसिस। यस, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, आरओ। नाम सुना हुआ लग रहा है ना। यस, आरओ हम घरों में यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। देखिए, वाटर प्यूरिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि वाटर में से इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल दो, जो कि नॉर्मल प्यूरिफायर करते हैं, एक्वागार्ड और जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, नॉर्मल प्यूरिफायर जिसमें वाटर में से इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाला जाता है। और दूसरा तरीका है इम्प्योर वाटर में से वाटर को बाहर निकाल लो। वाटर को बाहर निकाल लो, ये इम्प्योर वाटर है, यानी सॉल्यूशन है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओ ताकि वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर सके, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसीलिए इसका नाम क्या है, आरओ। हाँ, लेकिन इसके लिए प्रेशर अच्छा खासा लगाना पड़ता है, अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ता है, राइट। और दूसरा ये भी है कि ऐसा नहीं कि जितना भी वाटर है सारा इधर आ जाएगा, जितना भी वाटर है सारा इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मली देखोगे, ठीक है, वो मेजर तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन 70% वाटर वेस्ट होता है आरओ में। 30% वाटर ही हम यूज कर पाते हैं, 70% वेस्टेज जाता है। वो क्या होता है, छोटा सा पाइप होता है जिसे डायरेक्ट सिंक में लगा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, बट 70% वाटर जो है आरओ में वेस्ट होता है, राइट। तो वैसे एक स्टूडेंट है मेरा, बहुत टाइम हो गया, ITBHU में, रोहित, उन्होंने इसी पर काफ़ी अच्छा कुछ रिसर्च किया है। और रिसेंटली 1-1.5 साल पहले मैंने सुना भी था कि उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छा खासा फंडिंग भी मिली है, गवर्नमेंट सपोर्टेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था वो बेसिकली यही था, रिवर्स ऑस्मोसिस। बट उनका ये कहना है कि उनका जो प्रोजेक्ट है उसमें नियरली 70% वाटर जो है वो यूज़ हो जाता है, यानी 30% ही वेस्टेज होता है, 70% वाटर जो है वो यूज़ होता है, राइट। तो मिल जाएगा, मतलब नाम मुझे नहीं याद आ रहा उसका, प्यूरीफायर का नाम क्या था अभी, एक्वाइयो करके था, आई थिंक एक्वाइयो करके प्यूरीफायर था, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑस्मोटिक प्रेशर। आरओ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेजर कैसे करें। एक तो ये तरीका दिख ही रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसे मेजर नहीं किया जाता है। तो हेडिंग डालिए, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एक फ्लास्क कह सकते हो जिसकी बाउंड्री जो है वो एसपीएम की बनी हुई है। बाउंड्री जो है एसपीएम की बनी हुई है, ठीक है। और इसमें हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया और बाहर जो है वो सॉल्वेंट, बाहर जो है वो सॉल्वेंट है। अगेन यहां पर इनिशियली अंदर और बाहर का लेवल सेम था। हम क्या देखते हैं, बाहर से वाटर अंदर आता है, ये लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन अगर यहां पर हम एक छोटा सा पिस्टन लगा दें और उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा देंगे तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कोई पिस्टन हमने यहाँ नहीं लगाया तो क्या होगा, ये लेवल बढ़ने लगेगा, ये लेवल बढ़ने लगेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये लेवल जो है वो रुक जाता है। इसके बाद कोई चेंज नहीं होता है, यानी फर्दर कोई राइज नहीं होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये जो वाटर कॉलम है या जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पर, जिसकी हाइट है h, वो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसीलिए फर्दर कोई राइज नहीं हो रहा है। यानी ये सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी लिक्विड कॉलम जिसकी हाइट अगर h है तो उसके कारण प्रेशर कितना लगता है, उसके बॉटम पर h ρg, जहां पर ρ इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है,
h इसकी हाइट, g आपको पता ही है क्या है। तो यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं करना है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। एक्सपेरिमेंटली ये हाइट फाइंड आउट करनी है, वो पुट कर दो, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, g पता होना चाहिए, यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। दैट्स इट। हाँ वैसे या तो इस तरह से h रो g पुट करके ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करना होगा। हाइट ऐसा यूनिट में यानी मीटर में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जी जो है पता ही आपको ग्राम जी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आप इसको पुट कर सकते हो जिससे ये किस में आ जाएगा, पास्कल में आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन जाता है। इसका दूसरा अच्छा तरीका क्या है, इस हाइट को आप मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करो। मरकरी की डेंसिटी हमें ऑलरेडी पता है 13.6 ग्राम पर एमएल, ये पता है। तो यहाँ पर आप H1 रो 1 इक्वल्स टू H2 रो 2, ये मरकरी ध्यान रखना, Hg लिख देता हूं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, ये जो हाइट है ये डायरेक्ट mm ऑफ Hg में कन्वर्ट हो जाएगी, mm ऑफ Hg में कन्वर्ट हो जाएगी, 760 से डिवाइड कर लो तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पहले पास्कल में निकालो, फिर पास्कल को या तो फिर कन्वर्ट करोगे तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होती है। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इस हाइट को mm ऑफ Hg में कन्वर्ट कर लो, जिससे आपको mm ऑफ Hg का प्रेशर आ जाएगा और उससे हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर फ्लास्क जो मैंने यहाँ पर लिया ना, ये जो फ्लास्क है जिसकी बाउंड्री हम कह रहे हैं एसपीएम की बनी हुई है, इस पर्टिकुलर शेप का क्यों है? ये जो पार्ट है ना, ये इसका डायमीटर ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। इसका डायमीटर जो है वो कम ही होता है, बट ये पर्टिकुलर इस शेप का क्यों है उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। तो पहले तो चलो ये बताओ, डायमीटर इसका कम क्यों है, उससे क्या फायदा होगा इसका डायमीटर कम होने से? ये डायमीटर कम होता है, ये बड़ा पार्ट होता है। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही थोड़ा सा वाटर अंदर आएगा, सॉल्वेंट अंदर आएगा, हाइट में अच्छा खासा चेंज हो जाएगा, हाइट अच्छी खासी चेंज हो जाएगी, राइज ज्यादा होगा, तो इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें बहुत कम चेंज होगा। बिकॉज अगर सॉल्वेंट बाहर से अंदर आ रहा तो ये जो सॉल्यूशन आपने इनिशियली लिया था उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन ही बदल जाएगी। आपको जो सॉल्यूशन आपके पास था, आपको उसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना, अगर सॉल्वेंट यहां पर आ गया अच्छा खासा तो ये तो सॉल्यूशन ही बदल जाएगा। यानी जब हाइट ये जो राइज है जब रुकेगा तब जो प्रेशर होगा वो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जो उस सॉल्यूशन उस मोमेंट पर प्रेजेंट है। तो हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बहुत कम सॉल्वेंट बाहर से अंदर आए। इसीलिए इसका डायमीटर कम है ताकि जल्दी से राइज हो जाए। लेकिन अगर आप इसमें एक छोटा था सर, फिर पूरा ही ऐसे एक ट्यूब यूज कर लो, ये नीचे वाला पार्ट ब्रॉड क्यों किया, पूरे एक सिंगल सी ट्यूब ऐसे भी तो हो सकती थी। तो अगर आप इस तरह की ट्यूब लोगे तो फिर इस ट्यूब में सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी बहुत कम होगी, तो फिर थोड़ा सा सॉल्वेंट भी आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन को अच्छी खासी चेंज कर देगा। तो नीचे वाला पार्ट जब हमने बढ़ा लिया तो अंदर सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा है, अब थोड़ा सा सॉल्वेंट अंदर आएगा तो अंदर के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इसका डायमीटर कम होना चाहिए और ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत एरर्स अभी भी रहेगी, वही मेनिस्कस बनती है, लोअर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस, वो छोटे मोटे इश्यूज अभी भी रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थियोरेटिकली भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय वन टॉप ने इसके लिए इक्वेशन डिराइव की, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर डबल करने पर डबल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर डबल हो जाता है। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू Ct और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Cst। S एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस S की यूनिट और R की यूनिट तो सेम है, बिकॉज ये प्रेशर PV इक्वल्स टू RT में भी देखें, P इक्वल्स टू NYV RT, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी और इसकी यूनिट तो सेम, S और R की यूनिट तो सेम है ही, वैल्यूज भी सेम आती है। ये R की या ये S की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं,
और ये वैल्यूज भी सेम आती हैं। ये एस की वैल्यू भी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। चाहो तो 8.314 भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं, जूल एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। यानी वैल्यूज वाइज कोई डिफरेंस नहीं है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो हमारे पास अब दो इक्वेशन हो गई, एक थ्योरेटिकल इक्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटली, पाई इक्वल्स टू एच रो जी, पाई इक्वल्स टू सी एस टी। कंसंट्रेशन दे रखी तो यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो, हाइट दे रखी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, इजीली कर सकते हो। राइट, तो ये थी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस। तो प्रोसेस है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि किस पर डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक दो वर्ड्स में और बता दूं जो कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, वैसे कॉमन से वर्ड्स है। अगर दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। जिसका, और अगर डिफरेंट है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हाइपोटोनिक। तो ये वर्ड्स यूज होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। कॉमन वर्ड्स है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, या नहीं भी पता हो तब भी हम इनका मतलब निकाल सकते हैं कि इनका क्या मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट स्टडी डालिए, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या मतलब हुआ अब नॉर्मल, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से पानी कोई 1000 ग्राम वाटर जिसमें हमने 1 मोल NaCl डाल दिया, 1 मोल NaCl, और इसका Kb दे रखा 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका डेल्टा Tb कितना आ जाएगा, Kb इंटू m, और m की वैल्यू 1 मोल, तो 2 इंटू 1, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 2। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, तो 2 नहीं 4 आता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 4, क्यों, ऐसा क्यों, जबकि हमारा आंसर तो 2 आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं तो ये 4 आता है। क्यों हुआ ऐसा? एक्चुअली जो आपने ये 1 मोल NaCl डाला ना, ये पानी में डिसॉल्व होते टूट गया आयंस में, Na+ और Cl आयन में। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको बताया था, ये तो सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, उनके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो अब Na+ अलग है, Cl आयन अलग है, सॉल्यूशन में 1 मोल Na+ आयन है, सॉल्यूशन में 1 मोल Cl आयन है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स 1 नहीं 2 मोल्स है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट के 2 मोल्स है, तो जो मोलैलिटी यहाँ 1 पुट कर रहे हैं वो 1 नहीं, वो 2 होगी। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस जो आप पानी में डाल रहे हो या किसी और सॉल्वेंट में डाल रहे हो, और मिक्सअप करने के बाद वो कुछ डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो हमें डिसोसिएट होने के बाद के मोल्स कंसीडर करने होंगे। हमने कितने मोल्स डाले उससे मतलब नहीं है, सॉल्यूशन में एक्चुअल में जितनी भी स्पीसीज हैं उन सबके कितने मोल्स हैं, उससे हमें मोलैलिटी निकालनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 मोल डाले हैं, बट एक्चुअल में सॉल्यूशन में तो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl आयन अलग अलग है, यानी 2 मोल्स होंगे। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे वो डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb इंटू 2 से करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब नॉर्मल वर्ड, यानी ये आंसर हमारा अब नॉर्मल नहीं है, अब ये आंसर हमारा परफेक्टली नॉर्मल आंसर है। बट अब नॉर्मल वर्ड इसलिए लगाया जाता है कि इससे ये समझ में आता है कि हाँ, जो सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे हैं वो या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है।
जरूरी नहीं कि आप abnormal वर्ड यूज करो, मत करो, है ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी, बट एक एडजेक्टिव ऐड कर दिया गया जिससे ही समझ में आता है कि हाँ जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं वो कुछ डिसोसिएट हो रहा होगा या एसोसिएट हो रहा होगा। अदरवाइज अब इस आंसर में कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये परफेक्ट आंसर है, एक्सपेरिमेंटली भी हम यही आंसर ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आप कह सकते हो इसका मतलब तो जब भी हम कोई सॉल्यूट डालेंगे हमें देखना होगा कि वो आयनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यस आपको चेक करना होगा। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे थे, आप शीट में आपने किए भी होंगे, तो उसमें नोटिस करोगे जो सॉल्यूट है ना, या तो ग्लूकोज या यूरिया, सुक्रोज, ऐसे क्वेश्चंस थे। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। और अब जितने भी क्वेश्चंस आप आगे करोगे वो मोस्टली NaCl, KCl इस तरह के होंगे जो कि आयोनाइज होते हैं, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि वो कितना आयोनाइज हो रहा है। जैसे NaCl का केस तो आसान था, पता 100% आयोनाइज हो जाता है, तो ठीक है 1 मोल से 2 मोल, मान लो 1 सेकंड के लिए मैं ये कह दूंगी NaCl 100% नहीं 50% आयोनाइज होगा। अब यानी 1 मोल में से कितना आयोनाइज होगा, हमने 1 मोल डाला, कितना आयोनाइज होगा 0.5 मोल, तो 0.5 मोल Na+ और 0.5 मोल Cl आयन बनेगा। अगर ये 50% आयोनाइज हो रहा है तो फिर डेल्टा Tb क्या होगा, इस केस की बात करें Kb तो 2, तो 0.5 मोल Na+ आयन, 0.5 मोल Cl आयन, तो क्या 1 मोल नहीं, जो बचा हुआ अनआयोनाइज्ड NaCl है वो भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा और उसके भी मोल्स के अकॉर्डिंग वही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो मोल्स होंगे अनआयोनाइज्ड 0.5, Na+ 0.5, Cl आयन 0.5, यानी 300। जैसे एसिटिक एसिड की मैं बात करूं तो अगर आपको एसिटिक एसिड के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है तो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मोल्स भी कंसीडर करने होंगे, H+ के भी करने होंगे और एसिटेट आयन के भी करने होंगे। इन तीनों के मोल्स का सम कंसीडर करना होगा, यानी अल्फा पता होना चाहिए कि वो 10% आयोनाइज हो रहा है, 20% हो रहा है, 40% हो रहा है, वो हमें पता होना चाहिए और वो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें के भी पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, यानी कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है, उसके बाद आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली अल्फा या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई ना कोई डेटा गिवन होगा जिससे हम अल्फा फाइंड आउट कर सकें, जैसे एसिड या बेस के केस में के या के भी आपको गिवन होगा। तो इसका मतलब कह सकते हो कि ठीक है सर फिर तो हम कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा निकालना हमें आता है, यस अल्फा हम निकाल सकते हैं, बस ये होगा कि अल्फा निकालना होगा। पहली स्टेप अल्फा निकाल यानी के बी से अल्फा निकाला, अल्फा आ गया, इनके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए, अनआयोनाइज्ड कितना है, आयोनाइज्ड कितना है, सबके मोल्स निकालिए, उनको ऐड कर दीजिए, उससे एक्चुअल मोलैलिटी आ जाएगी और उससे फिर डेल्टा Tb निकाल सकते हैं। यही करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, समटाइम्स हम एरर कर देते हैं। क्या होता है, जैसे ये NaCl वाला पार्ट भी था ना, तो 50% आयोनाइज हुआ तो हमने आयंस को तो कंसीडर कर लिया, Na+ और Cl आयन को, जल्दबाजी में अनआयोनाइज्ड को भूल जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली सिलेबस का ही है, बट वो थोड़ा सिस्टमेटिक है, जिसमें एरर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। क्या है वो तरीका, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो तरीका, इसमें एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसे कहा जाता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये वांट ऑफ फैक्टर तो सीधा सीधा कैसे, तो एक्चुअल मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स, यानी वांट ऑफ फैक्टर क्या है, रेशियो है एक्चुअल मोल्स और मोल्स एडेड का। जैसे NaCl के केस में अभी ये एग्जांपल हमने लिया, हमने 1 मोल डाले थे तो यहाँ तो 1 मोल पुट कर देंगे, बट एक्चुअल में मोल्स 2 हो गए तो यहाँ 2, तो वांट ऑफ फैक्टर 2/1, यानी वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2। अगर ये MgCl2 होता, MgCl2 हमने उसके 1 मोल डाले, एक्चुअल मोल्स कितने हो जाएंगे, मैग्नीशियम का 1, क्लोरीन के 2, तो 3/1। यानी बेसिकली ये वांट ऑफ फैक्टर आपको रेशियो बता रहा है कि हाँ एक्चुअल मोल्स अपॉन मोल्स एडेड का रेशियो क्या है। अब इसको आप उल्टा सोचो, अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर पता है तो ये वांट ऑफ फैक्टर क्या बता रहा है कि किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स आप डाल रहे हो वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं। यानी एक्चुअल जो मोल्स होंगे वो मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोल्स आपने डाले हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जो मोल्स आपने डाले हैं उसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल मोल्स आ जाएंगे और एक्चुअल मोल्स से फिर आगे प्रोसीड कर सकते हो।
राइट। तो अगर क्वेश्चन में हमें वांट ऑफ फैक्टर गिवन है तो अब हमें कुछ नहीं करना, वांट ऑफ फैक्टर से जो भी मोल्स हम ऐड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स, उस एक्चुअल मोल से हम एक्चुअल मोलिलिटी निकाल लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो अभी तक जैसे मोलिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये मोल्स जो हमने डाले थे, अब क्या करेंगे, जो मोल्स हमने डाले उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वांट ऑफ फैक्टर से। तो अब ये एक्चुअल मोलिलिटी आ गई, फिर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू, ठीक, ये चेंज हो गया हल्का सा, वांट ऑफ फैक्टर यहाँ। हाँ, लेकिन एक थॉट और भी आता है कि कोई जरूर थोड़ी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, मत करो। आप पहले जैसे मोलिलिटी निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लो, जैसे मोलिलिटी पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लो, और मोलिलिटी निकालने के बाद आप यहां जब उसे पुट करो तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर से। वही बात, यस, सही सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, मुझे पता आप लोग क्या सोच रहे हो। आप में से किसी के माइंड में चल रहा होगा सर फिर यहाँ पे भी क्यों मल्टीप्लाई कर। एक काम करते हैं, जैसे डेल्टा टीबी पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकाल लेते हैं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, और जब डेल्टा टीबी फाइनली आ जाएगा तो उसे वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात भी सही है, तब भी कर सकते हो, यानी आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, या m निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डेल्टा टीबी निकालने के बाद कर सकते हो, किसी भी जगह पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, बट ये ध्यान रखना किसी एक जगह करना, ऐसा नहीं कि सर ने बोला था कहीं पर भी कर दो, तो सर हमने तो कंफ्यूजन था यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, फाइनल आंसर निकालते हुए कर दिया। तो आई थिंक इतने खैर मुझे पता है ऐसी गलती बिल्कुल आप नहीं करने वाले हो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, इसमें भी मैं बता दूं, हम सब कुछ पहले ही फिक्स कर लेते हैं, एग्जाम में कोई दो थॉट ही नहीं कि ये करना है ये करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम मोलिलिटी तो अभी भी वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे, यहाँ मोलिलिटी पुट करके इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोलिलिटी दे रखी हो, और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, जो मोलिलिटी हम निकालते हैं या मोलरिटी भी जो हम निकालते हैं नॉर्मली, वो किसी को आयोनाइज्ड कंसीडर करते हुए नहीं निकालते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 0.1 m एसिटिक एसिड, क्या मतलब हुआ इसका, ये आपने मोलरिटी जो निकाली है, पता कैसे निकाली है, 1 लीटर पानी में आपने 0.1 मोल्स डाले हैं एसिटिक एसिड के, तो इसलिए आपने कह दी मोलरिटी 0.1 है। बट क्या लगता है राइट नाउ 1 लीटर में 0.1 मोल अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड होगा क्या, नहीं होगा। इसमें से हम कहते हैं कि कुछ आयोनाइज्ड होगा, लिखते हैं भी 0.1 माइनस x और x है, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में इसके 0.1 मोल्स तो नहीं होंगे। बट ये मोलरिटी हमने कैसे निकाली, मोलरिटी कैसे निकाली, ये सोचते हो कि अभी हाँ आयनाइजेशन नहीं हुआ है, हाँ हमें पता है कि इसमें से ये कुछ आयनाइज्ड होगा। तो नॉर्मली जो मोलरिटी हमें दे रखी होती है ना, जैसे इवन 1 m NaCl यही दे रखा होता है, इसका मतलब हमने 1 मोल NaCl डाला है, पानी में NaCl तो है ही नहीं है, तो 100% आयनाइज हो गया, Na+ अलग है, Cl अलग है, लेकिन कौन अलग अलग लिखे, एक साथ हम लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी मोलरिटी तो जैसे निकाल रहे हो वैसे ही निकालो, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर से, फिर उसको आप वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे जो फॉर्मूले हमारे थे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम इंटू वांट ऑफ फैक्टर इंटू वांट ऑफ फैक्टर, पाई इक्वल्स टू CST इंटू वांट ऑफ फैक्टर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक जगह गड़बड़ थी, P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ पर पहले रिलेटिव लॉगरिथम निकाल के वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये वांट ऑफ फैक्टर 2 जगह आता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है बहुत तब तो ठीक है, क्योंकि वहां पर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो ये 2 जगह आएगा। तो बी केयरफुल, यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये आपको करना हो। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्यों ना हो, नहीं, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर, चलिए वो बता देता हूँ।
तो अब क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस आप पानी में डाल लो तो उसके मोल्स क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि या तो वो आयनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, या एसोसिएट भी हो सकता है। तो उसके एक मोल से कुछ एक से ज्यादा या कम मोल्स बन रहे होंगे। प्रोडक्ट मैं नहीं कहता हूँ एक ही होगा, 2 3 कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, हमें तो मोल से मतलब है। तो ए कन्वर्टिंग इनटू एन, मान लेते हैं आपने इसके ए मोल्स डाले, इसमें से अल्फा कन्वर्ट हो गए ए एन अल्फा, तो वन टॉप फैक्टर कितना होगा, हमने तो एक मोल डाला तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल मोल्स एडेड ए, एक्चुअल में मोल्स इन दोनों का सम ए कॉमन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये कितना आया 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये क्या आ गया वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर अब आप चाहो तो ज्यादा अच्छा है, यहां पर क्या लिख दो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, यहां पर भी क्या लिख दो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। इससे क्या फायदा मिला, इससे ये फायदा मिला कि सारे वेरिएबल्स एक ही जगह पे, अब कुछ करना ही नहीं, सब कुछ एक ही फॉर्मूला है, इसमें से कोई एक अननोन होगा, बाकी सब नोन होंगे, पुट करो सॉल्व हो। हाँ, यहाँ पर अगर पुट करना तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह करना होगा, या तो फिर अलग से वन टॉप निकाल लो फिर यहाँ पुट करो। तो अगेन हम वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया, इसमें मैं बता दूं, हो सकता है आपको लगे नहीं सर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन क्या हो जाएगा यहाँ n1 प्लस n2, और अगर कोई ऐसा रिएक्शन n2a कन्वर्टिंग इनटू n1b, तो इस n2 को उधर शिफ्ट कर दो, n2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो फिर यहां पर हमारा n क्या हो जाएगा n1 अपॉन n2। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो मोल्स जो है वो कम हो रहे होंगे, मोल्स कम हो रहे होंगे तो वन टॉप फैक्टर 1 से कम होगा, और डिसोसिएशन हो रहा है तो वन टॉप फैक्टर 1 से ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन हो रहा है तो वन टॉप फैक्टर 1 से ज्यादा, एसोसिएशन हो रहा है तो वन टॉप फैक्टर 1 से कम। तो ये वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पुट करनी। अगेन क्या हुआ, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, समझ गए होंगे वैसे, यहाँ पर दो चैप्टर कनेक्ट हो गए। कौन से दो चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशन और आयनिक। लिक्विड सॉल्यूशन और आयनिक क्वेश्चन, लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा तो आयनिक पर एंड होगा, आयनिक से स्टार्ट होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन पर एंड होगा। अगेन यहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इस एसिड का के भी निकालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, के भी निकालो, अल्फा निकाल लो, अल्फा से के भी आ जाएगा। और इनफैक्ट ये तरीका भी बहुत यूज होता है, जैसे मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू भी हम बहुत सारे एसिड या बेस के बी और इवन KSP फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से ये भी एक तरीका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज यूज जो है, एप्लीकेशन वो ये है कि इसके थ्रू हम कुछ थियोरेटिकल पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना आसान होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना आसान होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी मेजर करना आसान होता है। तो इनको आप पहले एक्सपेरिमेंटली मेजर करो, उसको यहाँ पुट करो, इससे अल्फा निकाल लो, अल्फा से के भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। आयनिक में अभी तक आप बहुत सारे क्वेश्चन करते आए हो कि के इतना अल्फा निकालो, यहाँ पर क्या होगा डेल्टा टी भी निकालो, या डेल्टा टी भी इतना है के निकालो, डेल्टा टी भी से अल्फा यानी कुछ ऐसा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी तो कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं, बस दो क्वेश्चंस को लिंक करना है आपको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, और दो स्टेप में करना, कभी भी एक स्टेप में नहीं करना। यहां से अल्फा, अल्फा से के भी, और के भी दे रखा तो पहले अल्फा निकालो, अल्फा जब आ जाए आयनिक पार्ट खत्म, उसको यहाँ पुट करो, डेल्टा टीपी ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी चाहिए वो निकाल सकते हो, राइट। तो आई थिंक, और इसमें भी मैं बता दूं ये तो कैसे ले ही है, इसके अलावा एक से ज्यादा सोल्यूट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सोल्यूट है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि H3 तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन हर एक का अपना वन टॉप फैक्टर होगा, तो वन टॉप फैक्टर C1, वन टॉप फैक्टर 1, C2, वन टॉप फैक्टर 2, ये क्या बेसिकली टोटल मोलरिटी और कुछ नहीं, टोटल मोलरिटी वो ही हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो इवन कह सकते हो, इवन रिवीजन है एक तरह से ये, इसके थ्रू आप आयनिक को कुछ हद तक अच्छा खासा रिवाइज कर सकते हो। वो इवन क्वेश्चन पीएच के भी आ जाते हैं, या पीएच गिवन भी होती है, क्योंकि पीएच पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, अल्फा आ जाएगा, अल्फा से डेल्टा टी भी आ जाएगा, या डेल्टा टी भी पता है, अल्फा आ जाएगा, अल्फा से हम पीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यानी आयनिक लिक्विड सॉल्यूशन। इनफैक्ट मैंने पहले भी आपसे कहा, आयनिक की शीट में आयनिक के क्वेश्चंस बहुत कम है। ऐसा लगता है कि जेई में कम आते, नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो कभी आयनिक प्लस इलेक्ट्रो, आयनिक प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, इवन आयनिक को थर्मोडायनेमिक से भी रिलेट किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल। अब इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक का डिस्कशन देखें तो पहला जो पार्ट था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वो पूरा राउट्स लॉ था। कैसे सॉल्यूशन वेपराइज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, वो हमने डिस्कस किया। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो राउट्स लॉ का ही है, बाकी तो थ्योरी मैंने बताई थी, डिस्टिलेशन क्या होता है वो मैंने बताया था। सेकंड पार्ट अगर हम देखें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके भी फॉर्मूले फिक्स्ड है। रिलेटिव लॉवरिंग में कुछ नया नहीं था, डेल्टा टीबी का अपना फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्यों नहीं होता? देखो आयनिक में कंफ्यूजन क्यों होता है? पीएच निकालने के इतने सारे तरीके, क्वेश्चन एक ही होता है फाइंड आउट पीएच, बट कहीं अप्रोक्सीमेशन कुछ और, कहीं कुछ और। थर्मोडायनामिक्स में कंफ्यूजन क्यों होता है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइडियल, रियल, कभी आइसोकोरिक, कभी आइसोबारिक, कभी आइसोथर्मल, फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं वर्ड। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। डेल्टा टी भी पूछा तो एक ही फॉर्मूला है, हमारे कुछ नहीं सुनना, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, कैसे होता है नहीं पता, बट डेल्टा टीएफ का आंसर तो आ ही जाएगा भाई। मेनली यहाँ पर अब जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता दूं, वो उनको होती है जिनको कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। किसके कन्वर्जन में? क्योंकि अगर आप ये सारे फॉर्मूले देखोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में टर्म यूज हो रही है कांस्टेंट मोलरिटी, राउट्स लॉ में मोल फ्रैक्शन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलरिटी। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना तो सीधा मोलरिटी आएगी, मोलरिटी से अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पहले इस मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना होगा आपको, या कुछ और डेटा यानी रिलेटिव लॉवरिंग या ऑस्मोटिक रिलेटिव लॉवरिंग या वेपर प्रेशर निकालना तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो इनका कन्वर्जन आना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी कैसे आएगी, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये इंटर कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। दो, ये इंटर कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप लोगों ने पहले भी बहुत किए हुए हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ते हैं वो यही है, तो उसका एक अच्छा खासा एप्लीकेशन। दो, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर, ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी इतनी, मोलरिटी बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और इस चैप्टर में इसका यूज भी अच्छा खासा। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स जो ना मोलरिटी कन्वर्ट नहीं कर पाते, या कन्वर्जन करते करते कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो जस्ट एक आइडिया वापस से मैं दे रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ये आप पढ़ भी चुके होंगे डिटेल में, तो मैं फिर से कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम देखें तो कौन कौन सी टर्म यूज होती है? परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W। इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 20% W/W। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रीड करो। रीड करने का मतलब है, इसे ऐसे मत बोलो 20% W/W, सर रीड कर लिया। इसको बोलना ऐसा होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सोल्यूट, जो भी सोल्यूट, यानी 80 ग्राम यहाँ पर क्या हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आपको सोल्यूट का मास भी पता है, सॉल्यूशन का मास भी पता है, और सॉल्वेंट का मास भी पता है, तीनों का मास पता है। परसेंटेज W/W। सेकंड होता है परसेंटेज W/V, 20% W/V। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट। यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर ml। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर हम सॉल्वेंट कितना है वो नहीं बता सकते, मास नहीं बता सकते सॉल्वेंट का, या कुछ भी नहीं बता सकते, केवल इतना पता सॉल्यूट 20 ग्राम है। अगर सॉल्वेंट का मास बताना है तो हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं पानी है तो 1 ही होगी, नहीं, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, उससे सॉल्यूशन का मास आएगा, उसमें सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे
सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। देन थर्ड परसेंटेज V by V, 20% V by V। जनरली ये गैसेस मिक्सचर के लिए यूज होती। 100 ml सॉल्यूशन, या जैसे एयर वाला केस ले लेता हूँ, एयर भी एक सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ml, आप सबको नियरली पता है ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन, 100 ml में 20 ml तो 80 ml कह सकते हो नाइट्रोजन। अगर हम मान रहे हैं एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है और कोई नहीं है, तो ये 100 ml एयर में 20 ml तो बाकी की 80 ml क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। ये तीन बेसिक टर्म्स है, परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by V और परसेंटेज V by V। लेकिन आई थिंक आप सबको पता है इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं। ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट। बेसिकली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये पर 100 ml क्वांटिटी बता रहा है, ये पर 1000 ml बता रहा है। आप इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, 1000 ml में 20 ग्राम तो यूनिट लगा दो, 100 ml में 2 ग्राम, यानी परसेंटेज W by V कितना हो जाएगा, परसेंटेज W by V कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आएगा? हंड्रेड ml में 2 ग्राम तो ये देन, यानी इसी तरह से और भी टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे किलो लीटर कभी कभी कोई यूज कर लेता है, ग्राम पर किलो लीटर, किलो लीटर मतलब कोई 1000 लीटर, यानी ग्राम पर किलो लीटर आपको क्या बता रहा है कि पर 1000 लीटर, पर 1000 लीटर कितने ग्राम है। इस तरह की टर्म्स कुछ नई इन्वेंट की जा सकती। किलो का मतलब वही 1000 होता है तो वो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे इसी में आता है पार्ट्स पर मिलियन, लेट्स से 200 ppm। एयर के अंदर आपने नोटिस किया होगा बहुत बार एयर का जो पॉल्यूशन होता है ppm में बताते हैं, पानी की जो हार्डनेस होती है वो भी ppm में ही बताई जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ppm पार्ट्स पर मिलियन, 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम सॉल्यूशन। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, ग्राम भी यूज किया जाता है और ml भी यूज किया जाता है। पार्ट्स है पर ग्राम भी हो सकता है, पार्ट्स पर ml भी हो सकता है। वो जनरली एयर है तो एयर में के केस में ml यूज हो जाता है, पानी की केस में ग्राम यूज हो जाता है। तो क्वेश्चन देख के अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तरह से यूज होता है। 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम। अब ये भी एक तरह से क्या हो गया, ग्राम और ग्राम, मतलब परसेंटेज W by W। ये पर 100 ग्राम अमाउंट बता रहा है, ये पर 10⁶ ग्राम बता रहा है। आप इसी तरह से पार्ट्स पर बिलियन डिफाइन कर सकते हो। जैसे बिलियन की बात करेंगे 10⁶ की जगह 10⁹ आ जाएगा। ट्रिलियन की बात करोगे तो 10⁶ की जगह 10⁻12 आ जाएगा। क्यों ये डिफाइन कर रहे हैं, ये इसका डिफाइन करने का कारण क्या है उसका बताता हूँ। 10⁶ ग्राम में 200 ग्राम, तो अगर मैं कहूँ 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम में तो 200 अपॉन 10⁶ इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आती है 4, तो 0.02। एक्चुअली क्या होता है, जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है तो 100 ग्राम में केवल कितने ग्राम है, 0.02 ग्राम। अब क्या होता है 0.02, पॉइंट्स में बोलने में थोड़ा इसकी प्रॉब्लम होती है, यानी और बोलते बोलते पता नहीं 0.02 बोला या वापस पूछते सर वापस बता दो 0.02 या 0.2, कंफ्यूजन हो जाता है। लिखते लिखते कभी एक जीरो गायब भी हो जाता है, और बोलने में पॉइंट बोलने में थोड़ी सी मुझे लगता है ना, आप देखना स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन पॉइंट बोल। तो कन्वीनियंट क्या है 200 ppm, आसान सा लगता है। अब आप 200 ppm बोल रहे हो, 1.02 परसेंटेज W by W, तो थोड़ा कन्वीनियंट है। जहाँ सॉल्यूट की अमाउंट कम है आप ppm यूज करो, जहाँ ठीक ठाक है आप ये यूज करो, क्योंकि इवन जहाँ ज्यादा अमाउंट है, अब आप ये बोलो 20,000 ppm तो भी थोड़ा अजीब सा है, तो वहां पर फिर आप ये यूज कर सकते हो। और सॉल्यूट कम है, पार्ट्स पर मिलियन की जगह पार्ट्स पर बिलियन यूज करो, और कम है तो पार्ट्स पर ट्रिलियन यूज कर सकते हो।
ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मोलरिटी जिसे हम कैपिटल M से पुट करते हैं, 2m मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंस। अब यहाँ पर डायरेक्ट मोल्स की टर्म में अमाउंट डिफाइन कर दी, 2 मोल सॉल्यूट। और अगर हमें सॉल्यूट पता कौन सा है, सॉल्यूट अगर हमें पता, लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2m NaOH, तो यहाँ पर कितने ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम, हमें मास पता। तो ये भी कौन सा रिलेशन हो गया, मास और ये वॉल्यूम, यानी एक तरह से ये W/V, ये मास बाय वॉल्यूम है। एक सब्सटेंस का मास पता है, दूसरे का वॉल्यूम पता है, तो इसे ऐसा बोला। देखो मैं बता दूं, ये मास बाय मास रिलेशन, दोनों मास है, ये मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यह वापस मास बाय वॉल्यूम, ये मास बाय मास, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डिपेंडिंग अपॉन कि गैसेस मिक्सचर है क्या है, और ये मास बाय वॉल्यूम। आप इससे चाहो तो ग्राम पर लीटर निकाल सकते हो, क्योंकि 1 लीटर में 80 ग्राम NaOH है, तो ग्राम पर लीटर में कितना हो जाएगा, 80 ग्राम पर लीटर। और अब इसको आप परसेंटेज W/V में कन्वर्ट करना चाहते हो, 1 लीटर में 80 ग्राम, 100 ml में 8 ग्राम आ जाएगा। मोलरिटी 2m NaOH, ये एक अलग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ पर ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन का मास निकालना, निकाल सकता हूँ, इसका 80 ग्राम, 1000 ग्राम, 1080 ग्राम सॉल्यूशन। अगर 1080 ग्राम सॉल्यूशन है तो इसके 2 मोल्स होंगे। जल्दबाजी में क्या गड़बड़ होती है, जैसे होता है ना सब जगह, हाँ कि 1 लीटर है 2 मोल्स, तो 2 लीटर है 4 मोल्स, तो ऐसा लगता है कि NaOH के 2 मोल्स चाहिए तो 1 किलोग्राम सॉल्यूशन यूज करो। नहीं, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन यूज करने पर इसके 2 मोल नहीं होंगे। सॉल्वेंट 1 किलोग्राम होना चाहिए, सॉल्यूशन तो 1080 ग्राम होना चाहिए। अगर आपको 4 मोल्स चाहिए तो 1080 इंटू 2 यानी 2160 ग्राम सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा, तब जाके इसके 4 मोल्स आएंगे। तो ये बी केयरफुल। ये कौन सा रिलेशन हुआ, अगर देखा जाए तो ये भी मास है, ये भी मास है, तो ये मास बाय मास रिलेशन हुआ, क्योंकि इससे हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। यानी इससे आप W/W डेंसिटी की जरूरत नहीं है, बिना डेंसिटी के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन मोर, मोल फ्रैक्शन। .2 फ्रैक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा है। 0.2 लेट्स से I2 एक्वस सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सॉल्यूशन कंटेंट 0.2 मोल मोल सॉल्यूशन कंटेंट 0.2 मोल्स आयोडीन। तो बाकी के मोल्स किसके होंगे, एक्वस सॉल्यूशन है, 0.8 मोल्स किसके होंगे, वाटर के। मोल्स पता है यानी मास पता, तो ये भी मास बाय मास रिलेशन हुआ। किसी भी मास बाय मास को अगर आप किसी और मास बाय मास में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट तभी कर पाओगे जब डेंसिटी बताओगे, या इसको इसमें तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब डेंसिटी बताओगे। लेकिन मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी या मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन बिना डेंसिटी के भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी मास बाय मास है, ये भी मास बाय मास है। इसमें से मास बाय मास कौन से होंगे, 1 2 3 4, बाकी की जो 3 है 1 2, इन तीनों को इंटर कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इनको इसमें कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बिना डेंसिटी के नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए, कंसंट्रेशन टर्म पूरा इसी पर बेस्ड है। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी दे रखी है। चलिए एक मैं बता देता हूँ, मैंने हमेशा कहा है इसको पहले रीड करो, अगर इसको सॉल्व करना है तो मोलरिटी जो भी डेटा आपको दे रखा है पहले उसकी लैंग्वेज लिखो, यानी पहली लाइन ये होनी चाहिए 1000 ml सॉल्यूशन कंटेंस, ये आपके क्वेश्चन की पहली लाइन, सॉल्यूशन की पहली लाइन होनी चाहिए 2 मोल NaOH। और अब यहाँ पर इससे आप क्या क्या पहले निकाल सकते हो वो पहले निकालो, फिर आंसर पर आओ। पहले ही मैं सोचो मोलरिटी कैसे आएगी, पहले देखो इससे और क्या पता चल जाएगा। सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है 1500 ग्राम 1.5 से 1, इसके 2 मोल यानी 80 ग्राम। इससे आप और क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना हो गया 1420। पहले ये सारे डेटा जितने आप निकाल सकते हो निकालो। अब आप आसानी से इवन मोलरिटी क्या बाकी कुछ भी पैरामीटर निकाल सकते हो। मोलरिटी के लिए क्या करना होगा, ये अगर आपने निकाल दिया मोलरिटी 2 मोल्स 1420 into 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा, तो यूनिट लगा दी, इतने ग्राम में 2 मोल्स, तो 1 में 2/1420 तो 1000 ग्राम में ये मोलरिटी आ गई। इवन अगर आपको पीपीएम निकालना है तो भी निकाल सकते हो, लेकिन पीपीएम में सॉल्वेंट का मास नहीं, किसका मास है, सॉल्यूशन। तो 1500 ग्राम में 80 ग्राम 80 ग्राम 80/1500 into 10%। परसेंटेज W/W निकालना है 80 डिवाइड बाय 1500 into 100, कुछ भी निकाल सकते हो। यानी सबसे पहला काम, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो ये सारे पैरामीटर आप हमेशा निकाल सकते हो, ये सारे पैरामीटर्स आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो और सॉल्व किया जाता है। हाँ लेकिन एक पॉइंट मैं बता दूं, शीट में ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पर मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी चाहिए लेकिन डेंसिटी नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन या फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन स्मॉल m को हम क्या ले सकते हैं, तो अगर डेंसिटी नहीं गिवन है, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो स्मॉल m को कैपिटल M के बराबर, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।